हेलो एवरीवन। ये मनी एंड बैंकिंग सीरीज का तीसरा पार्ट है। ये जो इकोनॉमिक्स थ्रू क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं उसी में कंटिन्यूएशन है। ये जो सीरीज है इकोनॉमिक्स थ्रू क्वेश्चंस, इसमें हम जो भी सिविल सर्विसेज का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें हम हर एक चैप्टर वाइज जाएंगे और हर एक चैप्टर में जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उससे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल ऐसे हैं जो कि काफी बेसिक लेवल के हैं। जनरली जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे वो मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि अब अगर 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सारे जो क्वेश्चंस है वो आउटडेटेड हो चुके हैं और उनके आने के चांसेस कम है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं या फिर जो मैंने खुद से बनाया है वो स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है। तो उसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 2025 2026 हर साल काम आएगा। होपफुली आप 2024 में निकल जाओ जो भी लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको आगे भी तैयारी करनी पड़ती है तो यह उस साल भी काम आएगा। तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 3 है और ये चौथा लेक्चर है इस सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, consider the following statements with respect to Basel norms. Statement 1 is Basel 1 was focused entirely on credit risk. Three pillars of Basel 2 norms were capital adequacy requirements, supervisory review, and minimum capital requirements. Third statement है Basel 3 norms were released in response to financial crisis of 2008. और चौथा है RBI has kept capital adequacy requirement of 11.5%। और फिर वही है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, और ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फिर ये जो बेसल नॉर्म्स है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इस पर पहले अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बेसल नॉर्म्स पे। आगे पीवाईक्यू है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पहला स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट है Basel 1 was focused entirely upon credit risk। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या था, रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें क्या होता है कि सपोज कि किसी बैंक ने 4 करोड़ का लोन दिया। अगर इसमें 1 करोड़ जो है कोलेट्रल के साथ लोन दिया गया है और 3 करोड़ विदाउट कोलेट्रल, तो इसमें क्या हुआ कि वेटेज दिया गया कि अगर इसमें कोलेट्रल है तो इसमें बहुत लो चांसेस, रिस्क के चांसेस बहुत कम है। इस पर रिस्क सपोज कि सिर्फ 50% का होगा। और ये विदाउट अगर कोलेट्रल है तो इस पर रिस्क ज्यादा है, सपोज इसको 100% कर दिया। तो टोटल हम रिस्क इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिस्क वेटेड है। तो इसका पहला का हो जाएगा 1 into 0.5 और 3 into 1। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 3.5 करोड़। रिस्क वेटेड एसेट ये हो गया, रिस्क वेटेड जो है ये हो जाता है। तो वहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरा था, दूसरा स्टेटमेंट है थ्री पिलर्स ऑफ बेसल टू नॉर्म्स वेयर। अब जो बेसल टू था उसमें तीन इसके मेन पिलर्स थे। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा जो था ये था मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या होगा, जैसे कि कोई भी बैंक है उसका क्या रेप्यूटेशन है, वो कितना रिस्क ले रहा है, कितना डेप्थ दे क्रिएट कर रहा है, कितना लोन दे रहा है, तो ये सारे हो जाएंगे उसके मार्केट रिक्वायरमेंट्स में, सॉरी मार्केट डिसिप्लिन में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही था। और जो बेसल 3 नॉर्म्स है ये आपका 2010 में आया था और इसमें जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था। उसमें देखा गया था कि जो बेसल 2 नॉर्म्स है इसको फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो कि बैंकरप्ट हो गए। तो उसमें देखा गया कि बेसल 2 नॉर्म्स एक
कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो इसमें बेसल थ्री में कुछ न्यू पैरामीटर्स ऐड किए गए थे। और जो चौथा स्टेटमेंट है, आरबीआई हैज केप्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ 11.5%, तो ये भी सही है। तो टोटल यहाँ पर एक दो तीन स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ओनली थ्री। दूसरा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्ट एज ट्रिगर पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और इसको कहते हैं हम पीसीए। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, जैसे कि ये पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, या फिर कुछ सालों पहले यस बैंक को भी रखा गया था, पीएनबी भी शायद पीसीए में आया था। तो ऐसे जो भी बैंक्स होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, उसको आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डाल देता है। इससे क्या होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं बैंक्स पे। तो क्वेश्चन में ये है कि कौन कौन से, जब आरबीआई किसी बैंक को पीसीए में डालने से पहले किन फैक्टर्स को कंसीडर करता है। तो पहला है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, नॉन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है कि ऑल थ्री। ये एक थ्री पिलर स्ट्रेटजी है, और इसमें तीनों चीजों को आरबीआई ध्यान में रखता है, रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और पहला कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा है, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ऑफ एफडीआई पर बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है, एफडीआई एसेंशियली इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, एफडीआई प्राइमरीली हैपेंस थ्रू प्राइमरी मार्केट। तीसरा स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर्स जनरली डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। चौथा, इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और पांचवा स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10% इन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देन हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये बहुत ही बेसिक है, और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो यूपीएससी ने एक एफडीआई के बेसिक डेफिनेशन और उसके फीचर्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये बस एक उस पे इम्प्रोवाइजेशन है ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एफडीआई एसेंशियली इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट। पहला तो ये हो गया एसेंशियली। एसेंशियली का मतलब हो गया कि भाई ये कंपलसरी है इन डेट सिक्योरिटीज, यानी कि इक्विटी नहीं होगा। इस स्टेटमेंट के मीनिंग ये है, तो ये गलत है, क्योंकि इक्विटी भी होता है। एफडीआई में, एफडीआई जो है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर किया जाता है, और प्राइमरीली इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं यहाँ पे। एफडीआई प्राइमरीली हैपेंस थ्रू प्राइमरी मार्केट, हाँ। इसमें जो होता है वो जब कोई भी फॉरेनर्स आकर के शेयर्स को परचेज करते हैं, तो ये जनरली प्राइमरी मार्केट में होता है, शेयर्स को इशू किए जाते हैं। तो ये प्राइमरी थ्रू प्राइमरी मार्केट होगा। तीसरा है, इन्वेस्टर्स जनरली डू नॉट गेट इन्वॉल्व, ये गलत है, क्योंकि इसमें वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली प्रॉफिट बना करके निकल जाना चाहते हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहते। उनका मेन एम होता है जो भी शेयर्स के प्राइसेस हैं उससे प्रॉफिट कमा करके वहां से हट जाना, वो मैनेजमेंट में इंटरवीन नहीं करते। चौथा स्टेटमेंट है, इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज कि कोई कोई कंपनी आ रही यहाँ पे एफडीआई कर रहा है सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, तो सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई एफपीआई आ रहा है, वो सपोज कि बजाज का शेयर्स खरीद लेता है कि कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको एज सुन एज प्रॉफिट दिखेगा या फिर उसे फील होता है कि लॉस होगा, तो तुरंत शेयर्स बेच के निकल जाएगा। तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कंपल्सरी मतलब नहीं कि वो लॉन्ग टर्म ही होगा, लेकिन एफडीआई एसेंशियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। और पांचवा स्टेटमेंट है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10% इन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज एफपीआई। ये भी एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसको कि इंडिया भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये होता है कि 10% कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसे एफपीआई माना जाता है। लेकिन ये तब होता है जब ये लिस्टेड कंपनी हो।
अनलिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम का भी इन्वेस्टमेंट है तो उसको एफडीआई ही माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 5 सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। अब चौथा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलो गिवन कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट। अब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है यूपीएससी में लास्ट 10 ईयर्स में, और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया है, हम आगे वो पीवाईक्यू में देख लेंगे। तो यहाँ पर जो होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। इस दोनों का आपको बेसिक डेफिनेशन, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि करंट अकाउंट क्या होता है कि इसमें कोई भी लायबिलिटी, देयर इज नो लायबिलिटी या एसेट क्रिएट नहीं होता, एसेट क्रिएट नहीं करते यहाँ पे। ये सारी चीजें होती है कैपिटल मार्केट में। तो अगर हम पहला चीज देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है कि शेयर्स परचेज्ड अब्रोड, अगर हम इसको देखते हैं तो शेयर्स, अगर हम शेयर खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी में बाहर में, सपोज यूएसए में, यानी कि हम उस कंपनी के ऑनर बन जा रहे हैं। अगर हम ऑनर बन रहे हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। दूसरा है डिविडेंड फ्रॉम दोज शेयर्स। डिविडेंड में क्या हो रहा है कि जो वहां से भी जो कुछ भी प्रॉफिट अगर आ रहा है मुझे, तो ये जो है कुछ एसेट क्रिएट या रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये ना ही कोई एसेट बन रहा है या ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये जो है, ये जो डिविडेंड होता है वो करंट अकाउंट में आएगा। तीसरा है लोन। अगेन, लोन जो होता है इंटरनेशनल एजेंसी से, वो कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो लायबिलिटी वाला कंपोनेंट है वो करंट अकाउंट में नहीं आता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट में आएगा। और पांचवा है रेमिटेंस। ये भी हमारा करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि रेमिटेंस जब कोई मुझे भेज रहा है, जैसे कि मिडल ईस्ट से काफी ज्यादा रेमिटेंस आता है, तो जब रेमिटेंस आ रहा है तो वो अनकंडीशनल आ रहा है, उसके लिए कोई एसेट नहीं क्रिएट किया जा रहा है, या फिर कोई लायबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो रेमिटेंस जो होता है वो करंट अकाउंट में आ जाता है। तो टोटल यहाँ पर 1, 2 और 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2011 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच द गवर्नमेंट कैन टेक for first, devaluing the domestic currency, reduction in export subsidy, adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from foreign institutional investors or FIIs. So, which of the above actions can help in reducing the current account deficit? अब ये जो है, ये एक, आई विल से कि ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्या है कि आपको करंट अकाउंट की समझ होनी चाहिए इसके लिए, और उस समझ के हिसाब से सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है और उससे आंसर तक पहुंचना है। अब क्या है इसमें, इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी को कम करना है। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले चीज क्या समझनी है कि अगर सीएडी घटेगा कैसे, या फिर सीएडी बढ़ता कैसे है। सीएडी तब बढ़ता है जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से कम होगा, यानी इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हमें जो एक्सपोर्ट का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इंपोर्ट करना है, तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फिल हो जाएगा। तो पहला क्या है, सपोज ये है डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। जब हम डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज इसलिए होता है कि जैसे कि सपोज कि प्रेजेंटली $1 का वैल्यू 80 रुपया है, और सपोज कि इंडिया में एक बर्गर
वन बर्गर अगर हम लेते हैं तो उसका दाम है 80 रुपया। सपोज कि इंडिया डिवैल्यू कर देता है, अब $1 का वैल्यू है 160 रुपया। तो अब क्या है कि 160 रुपया में दो बर्गर हो जाएंगे। तो कोई अगर यूएसए में रहता है तो वो क्या चाहेगा कि हम इंडिया से बर्गर मंगाए, क्योंकि जितना पहले $1 में एक बर्गर आ रहा था, तो अभी डिवेल्युएशन के बाद $1 में ही दो बर्गर आ रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। दूसरा है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर दोगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो उस केस में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FIIs। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो FDI की ये बात कर रहा है। अगर FDIs आएगा बाहर से और FII से अगर बाहर से फंड्स ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि अ, जो हमारा डॉलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज्यादा बाहर से आएगा, FDIs आएंगे, एक्सपोर्ट्स कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे इंपोर्ट के नीड्स भी कम होंगे। तो FDI को ज्यादा बढ़ाने से कहीं ना कहीं तक करंट अकाउंट डेफिसिट को कम होना चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा। यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ सकता है कि जो FDI है वो शायद कोई एसेट क्रिएट कर रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में जा सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें फिर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई ऑप्शन टू तो सीधे गलत है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, वन को आंसर होना ही चाहिए। तो वन और थ्री यहीं पर है, तो आंसर डी होगा। अब छठा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ। इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा बी? जैसे कि पहला है डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन हो रहा है यानी कि जो प्राइस इंक्रीज है ये सब निगेटिव होता जा रहा है, तो उस केस में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। या फिर हम ये कहें कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन ही रुक जाएगा अगर वहां पर डिफ्लेशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन खराब हो जाएगा, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को तो शो नहीं करता। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टेगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई होगा और इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत हाई रेट होगा। इन्फ्लेशन का रेट बहुत आएगा, तो ये एक अनस्टेबल इकोनॉमी या फिर एक बैड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है जबकि इन्फ्लेशन आपको बहुत ज्यादा हो जाए, कैसे 1000%, जो कि जिम्बाब्वे में देखा गया था। या फिर हम ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1929-30s में हुआ था, उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इन्फ्लेशन ही होता है जो कि जैसे कि अभी प्रेजेंटली RBI का मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के कॉरिडोर में रखे। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है वो रिजनेबल होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब सातवां क्वेश्चन है, इन इंडिया डेफिसिट financing is used for raising resources for economic development, redemption of public debt, adjusting balance of payments, and reducing the foreign debt। अब ये चीज जो होती है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डेफिसिट को हम जो फंड करते हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट, तो ये इन सब का मेन पर्पस जो होता है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है। तो इसका आंसर ए होगा। ये पब्लिक डेब्ट को रिडम्पशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से ये रिलेटेड नहीं होता है, उसके लिए जनरली नहीं उठाया जाता है, और फॉरेन डेब्ट को कम करने के लिए भी नहीं किया जाता है। डेट फाइनेंसिंग होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पाए, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अ, जैसे कि जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। अब इसमें क्या है कि सपोज एक फार्म है, यहाँ पे टोटल जो नीड है वो 2 वर्कर का है, लेकिन जनरली क्या होता है कि सिंस के फैमिली एंटरप्राइज होता है तो घर के लोग और भी आ गए काम करने। अब क्या हुआ कि घर से 2 लोग और आ गए काम करने के लिए, तो सिंस ये 2 लोग काम कर पा रहे थे कंप्लीटली, तो 2 के ऐड करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होता है ज्यादा लेबर्स को ऐड करने पे। तो अब क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सपोज कि 2 और जोड़ देंगे, तो एक टाइम पे जाकर के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगा। यानी कि कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसका कि आइडियली वहां पे वैसे लोगों की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, with reference to balance of payments, which of the following constitutes current account? अगेन ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये यूपीएससी का काफी फेवरेट सा टॉपिक रहा है, विच ऑफ देम आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जिस पर कि काफी एक रिपीटेड थीम है ये। तो अगर इसका सॉल्व करते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करंट अकाउंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब देखोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो होता है इसमें कुछ भी लायबिलिटी और या एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो ये आएगा। दूसरा है फॉरेन एसेट्स, खुद भी नाम में ही एसेट है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ये आएगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स या फिर किसी सर्विस सेक्टर का कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है। और चौथा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी एक काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी ही होता है, क्रेडिट फैसिलिटी ही होता है, तो इसमें भी लाइबिलिटीज क्रिएट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल इसका 1 और 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट है, ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट? यानी कि डेफिसिट को अगर कम करना है, डेफिसिट होता क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू। अब कितना हम खर्च कर रहे हैं और कितना हम कमा रहे हैं, उसका डिफरेंस होता है डेफिसिट। तो इसको हमको कम करना है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा और रिवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब पहला क्या है? रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जो है सही है, एक्सपेंडिचर घटाना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम न्यू वेलफेयर स्कीम्स को ला रहे हैं तो फिर मतलब हो रहा है कि हम एक्सपेंडिचर को और बढ़ा देंगे। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, ये सही है। सब्सिडीज को रेशनलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि सपोज जैसे कि पीडीएस स्कीम है, पीडीएस स्कीम में 60,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, लेकिन अब जैसे कि कुछ कमिटीज बोलते हैं कि 40% तो वेस्ट हो जा रहा है, या फिर ऐसे लोग लेके जा रहे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है, घोस्ट बेनिफिशियरीज, तो इसको उन्होंने क्या किया, सपोज कि रेशनलाइज कर दिया। अब क्या हुआ कि उसको आधार से
पॉइंट ऑफ सेल मशीन सब लगा दिए। तो अब क्या हुआ कि अब घोस्ट बेनिफिशियरीज हट गए, तो 40,000 करोड़ में ही सारा मामला निपट गया। ये स्कीम जो है पीडीएस अब 40,000 करोड़ का हो गया। तो क्या होगा, इसी को हम कहते हैं रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। तो ये ऑप्शन भी सही है। चौथा, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज आएगा या नहीं आएगा, तो अगर हम ये देखते हैं तो ऑप्शन 1 और 3 तो आना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए है, ये गलत है, ये गलत है, 2 तो गलत ही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर इंडस्ट्री है, अगर हम उसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो वहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो डेफिसिट भी होगा। बट यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन ये हो गया था कि अगर एक्सपेंडिचर अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री फ्यूचर में रिवेन्यू भी क्रिएट करके देगा। तो उस हिसाब से फ्यूचर में रिवेन्यू डेफिसिट, फ्यूचर का जो डेफिसिट है वो तो कम होगा, लेकिन एट प्रेजेंट ये डेफिसिट को बढ़ाएगा ही। तो 4 गलत है। 11वां क्वेश्चन है, when the Reserve Bank of India reduces a statutory liquidity ratio by 50 basis points, which of the following is likely to happen? India's GDP growth rate increases drastically. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. Scheduled commercial banks may cut their lending rates. D. It may drastically reduce liquidity to the banking system. अब ये अगर हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एसएलआर है, सपोज वो 18% है, यानी कि और सीआरआर 4%, यानी कि अगर कोई किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो वो सिर्फ 78 करोड़ ही लोन पे दे सकता है। अगर एसएलआर को कम कर दिया जाता है, सपोज कि ये 16% कर देते हैं, तो अब क्या है कि 100 करोड़ में से 80 करोड़ लोन पे दे सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि अब वो ज्यादा रुपए को लोन में दे देगा। यहाँ पर क्या है, सिंस उसे ज्यादा रुपए को लोन पे दे सकता है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट कम होगा। इस केस में क्या होगा कि डिपो तो यहाँ पर आंसर तो सी हो जाएगा, कट देयर लैंडिंग रेट्स। इस केस में डिपॉजिट रेट भी जो होता है वो भी कम होता है। ये 2017 का क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट काफी कंफ्यूजिंग भी है। पहला स्टेटमेंट है, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल फाइनेंस बिजनेसेस, क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम ये सवाल देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि पहला तो सही होना चाहिए कि सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तीसरा है, टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप प्राइमरी businesses, particularly in the rural areas। अब क्या है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसका आंसर 1 और 2 होगा। अ, अब ये क्वेश्चन अगर हम रियल एनवायरनमेंट में देखें यूपीएससी के, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं कि बैंक जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता ही है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, और ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के सही करना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑप्शन ए में 1 और 2 और डी 1 2 3, इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है। बट इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब 1970s में, 75 में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सारे जो बैंक्स बन रहे थे, तो उस समय शायद एंटरप्रेन्योरशिप की उतनी क्रेज नहीं हो, तो
एसएफबीज हैं, उसको इंक्लूड नहीं किए थे, बट ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई है एग्जाम में, बट इसका आंसर ए होगा। 13वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई मैनेजेज एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट may not any state government securities. Second है, T-bills are issued by government of India. There are no T-bills issued by state governments. तीसरा है, T-bills are issued at a discount from the par value. How many of the above statements are correct? अब ये भी बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, और अगर आप पहले का वीडियो देख रखे होंगे तो उसमें ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे काफी बार डिस्कस किया जा चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गलत है। आरबीआई के बहुत सारे सेंटर्स हैं बहुत सारे स्टेट्स में, और वो डू मैनेज, वहां पे मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी। दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सही है। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पर वैल्यू, ये भी सही है। यानी कि अगर 1000 रुपए का टी बिल है तो उसके 950 रुपए में बेचा जाता है। इसका आंसर 2 एंड 3 सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स में इनकर if the account holders fail to repay dues. CAR is decided by each individual bank. ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। Capital adequacy ratio is the amount which banks have to maintain in form of their own funds to offset any loss that bank repay dues. The answer सही है A. Statement 2 है, CAR is decided by each individual bank. ये गलत है, decided by RBI. 15वां क्वेश्चन है, आरबीआई मैनेजेस, सॉरी ये रिपीट हो गया है। 16वां क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और चौथा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये मनी मल्टीप्लायर पे पूछ रहा है। अब मनी मल्टीप्लायर का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का हो रहा है कि सपोज कि मनी में 10 रुपया सप्लाई किया जा रहा है, तो उससे एडिशनल कितने मनी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, 10 रुपया वो कैश डे टू डे ऑपरेशन के लिए रखता है, और 90 रुपया 90 रुपया जो है वो कैट वो जो कस्टमर है, जो भी पर्सन है, वो 90, जो बैंक है वो 90 रुपया लोन पर दे दिया। अब जो बंदा लोन लिया 90 रुपया, सपोज कि वो 10 रुपया को डिपॉजिट करता है और 80 रुपया को लोन पे चढ़ा देता है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो जो मनी क्रिएशन इकोनॉमी में वो बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा लोग मनी मार्केट, जितने ज्यादा लोग बैंक्स में पैसे को डिपॉजिट करेंगे, उतना इफेक्टिव मनी मल्टीप्लायर होगा। इसका आंसर बी है। 17वां क्वेश्चन है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, which of the following actions are most likely to give some immunity to India? यानी कि ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 हुआ था, वो एक ब्लैक स्वॉन क्राइसिस में। इसमें अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रही है तो इसका मतलब है कि अगर बाहर में कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है तो भी
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से इंडिया को बचकर रहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जितना ज्यादा डीकपल्ड होगा इंटरनेशनल इकोनॉमी से, तो उतना ज्यादा बचने के चांसेस हाई होंगे अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इंडिया को बेस्ट से बेस्ट होकर के वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना चाहिए। अब जो ऑप्शन वन है, अगर यहाँ पर देखें तो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा, अगर गवर्नमेंट उठाती है तो काफी जल्दी रीपे कभी करना पड़ेगा, और इंडियन इकोनॉमी may get subjected to international इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। दूसरा है ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, ये गलत है। क्योंकि अगर हम ज्यादा फॉरेन बैंक्स खोलेंगे, सिंस उनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी और देश में है, तो वो लोग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से अफेक्ट हो जाएंगे, और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट उनके ब्रांचेस जो इंडिया में है वहां पर होंगे, और उसके थ्रू जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इंडियन इकोनॉमी में भी इंटर कर जाएगा। और तीसरा है फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बाहर से अंदर आ जाएंगे, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर देगा। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 19 है, सॉरी आज कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है। ये क्वेश्चन 17 है, तो ये 18 होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक, ये 2020 का क्वेश्चन है, उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए गए हैं। पहला है, अब जैसे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म दो टाइप के होंगे, शॉर्ट टर्म तीन टाइप के होंगे, तो ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर डुअल रेगुलेशन, हाँ ये सही है। और जो टैक्स होते हैं वो आरबीआई से रेगुलेट नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई कैन इशू शेयर्स इक्विटी एंड बॉन्ड्स, ये सही है, क्योंकि ये चीज जो है 2022 में अमेंडमेंट के बाद ये चीज लाया गया था। आरबीआई कैन सुपरसीड द बोर्ड ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल फोर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रिपीट, सॉरी ये 19 होगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी मैंने पूछा था, बस ये चेक करने के लिए कि आपको कितना याद है। तो इसका आंसर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये आरबीआई का फंक्शन है। तो इस तरीके से आज हम 19 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। कल जो है मनी एंड बैंकिंग को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इंश्योर करें कि इसके चैप्टर्स को आप रिवाइज करें अपनी टेक्स्ट बुक से, रिवाइज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आप ये मानकर चले कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरत है कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को और स्ट्रांग बनाएं। थैंक यू।